हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईएफएस मैथमेटिक्स। दिस इज शिवांगी तायल। और जैसे हमारी इंटीग्रल की सीरीज चल रही है, इंटीग्रल की सीरीज में हमने अपने 3 लेक्चर्स खत्म कर लिए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक किया था, सेकंड में क्वेश्चंस किए थे, जो भी हमने लेबनीज रूल देखा था, कैसे किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन या वॉल्टर इंटीग्रल इक्वेशन में कैसे चेंज करते हैं, उससे रिलेटेड प्रीवियस इक्वेशंस हमने सेकंड लेक्चर में किए थे। थर्ड लेक्चर में हमने किसी भी वॉल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन या फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं बाय डिफरेंशिएशन और बाय फाइंडिंग द रिजॉल्वेंट कर्नल, ये सब देखा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कोई फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है आपके पास, चाहे वो होमोजेनस हो या नॉन होमोजेनस हो, तो उसका एक और मेथड है सॉल्व करने का। ओके तो क्या वो मेथड है देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं उस टॉपिक पर। ओके तो फर्स्ट है फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। दिस इज अ होमोजेनस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड काइंड, करेक्ट, which is homogeneous equation where yx is unknown and kxt is kernel of equation। तो कोई भी homogeneous equation होती है तो उसका yx is equals to 0 is always a solution of equation 1, करेक्ट। देन आर एम इज टू फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ लेमडा, कि जो ये लेमडा है हमारा जो एम रहेगा वो इस लेमडा को फाइंड करना रहेगा, फॉर विच इक्वेशन 1 हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। Then value of lambda are eigenvalues of first and corresponding values of y, x are called eigenfunctions of 1। कि जो ये लेमडा होगा वो हमारी आइगन वैल्यूज होंगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन आएगा दैट इज आइगन फंक्शन। Okay, we shall assume that lambda is real. We shall solve equation 1 by separable kernel method। कि जो हम ये lambda फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? बाय सेपरेबल कर्नल मेथड। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही सेपरेबल कर्नल की डेफिनेशन बताई थी, फिर भी हम आज की क्लास में भी एक बार सेपरेबल कर्नल देख लेते हैं। डीजनरेट और सेपरेबल कर्नल, ठीक है। तो मैंने क्या डेफिनेशन उसकी आपको बताई थी, कर्नल kxt is called degenerate kernel if it can be expressed as a sum of finite number of terms each of which is a product of the function x and t। कि किसी भी kxt को हम ऐसे कि x का फंक्शन अलग लिख सके और t का फंक्शन अलग लिख सके, जैसे आपको एग्जांपल्स मैंने बताए थे एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, फिर हमने देखा था साइन एक्स प्लस टी। ओके नेक्स्ट हमने देखा था x प्लस टी का होल स्क्वायर। ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेपरेबल कर्नल। पर ऐसे ही अगर मैं एक्स टी स्क्वायर देती हूं तो दिस इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ सेपरेबल कर्नल, क्योंकि के एक्स टी यहाँ से मेरा क्या बनेगा, के एक्स टी मेरा यहाँ से बनेगा एक्स टी स्क्वायर, और अगर मैं यहाँ से के टी एक्स निकालने लगूंगी दिस इज इक्वल्स टू टी एक्स स्क्वायर एंड बोथ आर नॉट इक्वल। ये हमारे इक्वल नहीं है, तो ये मेरा सेपरेबल कर्नल नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया कि ये मेथड हमें कहाँ यूज करना है, जब हमारी इंटीग्रेशन के अंदर जो के एक्स टी है उसको हम एक्स के फंक्शन को अलग कर सके और टी के फंक्शन को अलग कर सके, तब आपको ये मेथड यूज करना है। ओके तो मैं पहले आपको एक जनरलाइज बता देती हूँ कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। मैं आपको होमोजेनस के लिए बताऊंगी, नॉन होमोजेनस के लिए बताऊंगी, उसी में फिर मैं बाद में आपको पॉइंट्स दूंगी कि अगर मेरा एफ एक्स इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या होगा, एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या होगा। ओके तो फर्स्ट हम करते हैं अपना यहां से ओके तो फर्स्ट हम लिखते हैं अपना फंक्शन, अपनी इंटीग्रल की जनरल फॉर्म, दैट इज वाई एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस लेमडा, ए से बी जा रहा है इंटीग्रेशन के एक्स टी वाई टी डी टी, ये हमारी जनरल फॉर्म है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, करेक्ट। अब देखो इस के एक्स टी की जगह मैं अगर ये पुट कर लेती हूं तो क्या होगा, ठीक है। तो करते हैं हम, देखो वाई एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन ए टू बी, के एक्स टी की जगह मैंने पुट कर लिया समीशन एन इक्वल्स टू 1 टू एम एंड एफ एन एक्स एंड जी एन एक्स वाई टी डी टी।
ओके, यहाँ पे एफ एन एक्स है एंड जी एन टी होगा। करेक्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? इसका नेक्स्ट स्टेप रहेगा वाई एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस लेमडा, ये समीशन हमने बाहर लिया, एन इज इक्वल्स टू 1 टू एम, एफ एन एक्स भी बाहर लिया क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ए टू बी जी एन टी वाई टी डी टी हमारा यहाँ से ये बन जाएगा। नाउ अब आता है कि जो हमारा ये आया है इसको अगर मैं यहाँ से सी एन कंसिडर कर लेती हूँ, लेट सी एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी जी एन टी वाई टी डी टी। ठीक है, तो अब मेरी जो ये इक्वेशन थी यहाँ से इक्वेशन नंबर 2, ये मेरा क्या बन जाएगा? इसको इक्वेशन 2 जो आप कंसिडर करते हैं ना उसको इक्वेशन 2 मानते हैं। तो ये इक्वेशन आई है यहाँ से आपकी दिस स्टार, वो मेरा क्या बन जाएगा? यहाँ से मेरा बन जाएगा वाई एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस लेमडा समीशन एम एन इक्वल्स टू 1 एफ एन एक्स एन। मेरा यहाँ से ये बन गया। ठीक है, अब मैं यहां से क्या कर रही हूं? अब मैं यहां से कर रही हूं नाउ मल्टीप्लाइंग बाय जी के एक्स ऑन बोथ साइड एंड इंटीग्रेट फ्रॉम ए टू बी ऑन बोथ साइड। कि पहले हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है जी के एक्स से एंड देन इंटीग्रेट करना है फ्रॉम ए टू बी। तो हमारा क्या बन जाएगा? देखो यहाँ से ए बी से गया, ये बनेगा मेरा जी के एक्स वाई एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से मेरा क्या बनेगा? ए से बी एफ एक्स जी के एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन ए टू बी समीशन एन इक्वल्स टू 1 से हमारा एम एफ एन एक्स सी एन जे के एक्स डी एक्स। ठीक है, यहां से हमारा ये बना। तो देखो जो ये था, ये तो अभी हमने क्या कंसिडर किया था? सी एन कंसिडर किया था जब यहाँ पर मेरा एन था, यहाँ पर के है तो दिस विल बी सी के। ठीक है, और इसको मैं कंसिडर कर देती हूँ बीटा के, और मैं यहां से थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इसको तो हम सी के डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, इसको भी मैं डायरेक्ट बीटा के लिख देती हूँ। ठीक है, यहां से हम जो लिखते हैं देखो अल्फा सी एन आपने बाहर ले लिया, देन ए टू बी समीशन एम एन इक्वल्स टू 1 एफ एन एक्स जी के एक्स डी एक्स। इनफैक्ट समीशन को भी हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां से जो ये होगा दिस विल बिकम अल्फा के एम। ये मेरा क्या बन जाएगा? इसको मैं कंसिडर करती हूँ, लेट करती हूँ अल्फा के एम। तो यहां से मेरी इक्वेशन क्या बन रही है? सी के इज इक्वल्स टू बीटा के प्लस समीशन एम एन 1 से एम लेमडा सी एन अल्फा के एम। यहाँ ये एम हो जाएगा हमारा। नोटेशन आप डाल सकते हो के एन एंड दिस इज के एन। तो हमारा यहां से क्या इक्वेशन बन रही है कि सी के इज इक्वल्स टू बीटा के, लेमडा बाहर ले लिया हमने, लेमडा समीशन एन इक्वल्स टू 1 टू एम सी एन अल्फा के एन। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब यहां से अगर टेकिंग k is equals to 1 2 up to m, we get the following m equations which determined
C1 C2 अप टू Cn। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है ना आपको क्या किया हमने यहाँ से। ये क्वेश्चन जब आप इस प्रूफ को क्वेश्चन में देखोगे तो बहुत इजी होगा, पर एक बार आपको जनरलाइज फॉर्म भी पता होनी चाहिए कि ये सब हम कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमारा KXT को हम कर्नल फॉर्म में लिख सकते थे तो मैंने FNX और GNNT की फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ से FNX को बाहर लिया और इसको कंसिडर कर लिया Cn। तो यहाँ से जो मेरा YX बना दैट इज इक्वल्स टू दिस। फिर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया GKX को और इंटीग्रेट कर दिया A टू B। करेक्ट। अब उसके बाद बस मैं क्या कर रही हूँ, सिंप्लीफाई कर रही हूँ। ठीक है, इसको मैंने कंसिडर, ये तो मैंने कंसिडर पहले ही किया था, दैट इज Cn का किया था, पर यहाँ पर K वेरिएबल है, K कांस्टेंट लिया तो Ck हो गया। दिस विल बिकम बीटा K, इसको बीटा K कंसिडर किया, और जो मेरा ये था इसको मैंने अल्फा Kn कंसिडर किया। तो यहाँ से मेरी ये इक्वेशन बन गई। ओके, अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर हम K की वैल्यू को 1 to m तक रखते हैं तो हमें यहाँ से कितनी डिफरेंट इक्वेशन मिलेंगी, m डिस्टिंक्ट इक्वेशंस। तो हम डालते हैं, तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा, देखो जब मैं यहाँ पे K इक्वल्स टू 1 डालूंगी, है ना, यहाँ से K इक्वल्स टू 1 बीटा 1 प्लस समीशन इनटू 1 m आ जाएगा, लेमडा C1 अल्फा 1n। मतलब ये देखो ना, अब एक बार ये मेरा कैसे बनेगा, C1 इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस लेमडा C1 अल्फा 1n प्लस C2 अल्फा 1। यहां से हमारा ये n की वैल्यू भी तो चेंज हो रही है ना, यहां से ये 1 आया, ओके C1 अल्फा 1। ठीक है, K की वैल्यू तो हमारी फिक्स हो गई यहाँ पर 1 ही, तो अल्फा 1 1 अल्फा 1 2, C3 कितना होगा, अल्फा 1 3 अप टू कहाँ तक जाएगी ये वैल्यू हमारी, CM अल्फा 1m तक जाएगी। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर भी C1 आ रहा है और यहाँ पर भी C1 आ रहा है, तो दिस विल बिकम 1 माइनस लेमडा अल्फा 1 1 C1 माइनस लेमडा अल्फा 1 2 C2 माइनस लेमडा अल्फा 1m Cm is equals to beta. This is our first equation. ठीक है, ऐसे ही हमारी सेकेंड इक्वेशन करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस लेमडा, क्योंकि उसमें हमारा C2, यहाँ पर भी C2 होगा और एक C2 यहाँ से आएगा, तो जब हम दोनों एक को एक साइड ले आएंगे तो दिस विल बिकम, देखो ये माइनस लेमडा अल्फा 2 1 C1 प्लस 1 माइनस लेमडा अल्फा 2 2 C2 अप टू माइनस अल्फा 2m Cm इज इक्वल्स टू बीटा 2। ये हमारी बी इक्वेशन बन। ऐसे हमारी कितनी इक्वेशन बनने वाली है, m इक्वेशन बनने वाली है। तो हमारी m में इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस लेमडा अल्फा m1 C1 माइनस लेमडा अल्फा m2 C2 अप टू कितना होगा यहाँ से 1 माइनस लेमडा अल्फा m इज इक्वल्स टू बीटा। ठीक है, यहां से हमारी यही बनेगी, तो ये हमारी mth इक्वेशन। ओके, अब हमारा यहां से जब आप ये सब कर लोगे इसके बाद क्या कंक्लूजन निकलेगा वो एक बार हम और लिख लेते हैं कि जो ये हमारी यहां से बनी, ये क्या बना हमारा इक्वेशन। तो इक्वेशन 4 will give a unique solution if the determinant of the coefficients of C1 C2 up to Cm is not 0। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो ये C1s के सारे कॉफिशिएंट्स हैं, अगर मैं इनका डिटर्मिनेंट निकालती हूँ, अगर वो मेरा नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, दिस इम्प्लाई कि इसका हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा।
ओके तो आपको इसमें समझ में आया, आपको जो भी इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई थी उसमें आपने के एक्स टी को अलग अलग किया, एक्स के वेरिएबल वाला फंक्शन अलग लिखा और टी वाला अलग लिखा। तो टी वाला जो हमारा इंटीग्रेशन टी वाला फंक्शन बना उसको हमने सी सम कांस्टेंट कंसिडर कर लिया, फिर उसको हमने वाई एक्स में पुट किया, देन हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, जी के एक्स से मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेशन किया ए टू बी। ठीक है, उसके बाद क्या किया, सिर्फ सिंप्लीफाई किया हमने। ठीक है, ये सब हमारा क्या बना है, सिंप्लीफाई करके बना है। सिंप्लीफाई करके बस फिर क्या किया, यहाँ से हमने एक कंक्लूजन ये निकाला कि जो भी मेरे CIC कोफिशिएंट्स आएंगे उनका डिटर्मिनेंट मेरा अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो दिस इम्प्लाई कि उस इंटीग्रल इक्वेशन का हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा। ओके अब बात आती है होमोजेनस और नॉन होमोजेनस की। जैसे ये इक्वेशन मैंने क्या किसके लिए लिया था, होमोजेनस के लिए लिया था, करेक्ट, होमोजेनस के लिए लिया था। तो यहाँ पे जहाँ पे fx था, जहाँ पर मेरा fx आया था वो मैंने बीटा के कंसिडर किया था। ठीक है, तो अगर मेरा fx ही 0 हो जाएगा तो मेरे सारे यहाँ पर ये सब बीटाइज क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो मेरी होमोजेनस इक्वेशन बन जाएगी। तो वहां पर भी सेम केस है कि अगर आपका डी लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन यूनिक सोल्यूशन, डी लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 तो आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है, और अगर हमारा नॉन होमोजेनस है तो आपको ये है कि fx कुछ ना कुछ वहां पर होगा, तो कुछ ना कुछ बीटा आइज आपके वहां पर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपका डी लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो आपके वहां पर दो सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन भी हो सकता है और नो सोल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, मैं आगे आपको जब क्वेश्चन दिखाऊंगी ना तो क्वेश्चन में बताऊंगी, नो सोल्यूशन भी दिखाऊंगी, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस भी दिखाऊंगी और यूनिक सोल्यूशन भी दिखाऊंगी। ओके तो ये हमारा पूरा समराइज है। एक बार मैं आपको सारा चार्ट बना देती हूँ कि अगर होमोजेनस है तो क्या होगा, नॉन होमोजेनस है तो क्या होगा। ओके तो लिखते हैं, हम एक बार लिख लेते हैं, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं बोल क्या रही हूँ। देखो कि अगर हमारी होमोजेनस इक्वेशन है तो आपके यहां से दो केस बनते हैं। क्या कि अगर आपका डी लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, दिस इम्प्लाई इट हैज अ यूनिक सोल्यूशन, दिस इंटीग्रल इक्वेशन हैज अ यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, और अगर आपका डी लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 बनता है देन दिस इंटीग्रेशन इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन इज यूनिक सोल्यूशन और वी कैन से जीरो सोल्यूशन। ये तो आपने अपना लीनियर अलजेब्रा में भी देखा होगा ना, लीनियर अलजेब्रा में जब आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देखी होंगी तो उसमें भी देखा होगा कि डिटर्मिनेंट वाला केस। ओके तो यहाँ पर डी लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो वहां पर यूनिक सोल्यूशन और जीरो सोल्यूशन होगा, और डी लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 है तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। नाउ सेकेंड केस आता है नॉन होमोजेनस के लिए। नॉन होमोजेनस इक्वेशन है तो हमारा केस क्या बनेंगे, देखो तो आपके केस क्या बनेंगे कि अगर डी लैम्डा मेरा नॉट इक्वल्स टू 0 है, सेम केस डी लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, डी लैम्डा हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 है तो यहां से आपको यूनिक मिलेगा, यूनिक मिलेगा, और उसमें भी हमारे दो केस होंगे कि इफ ऑल बीटास इज इक्वल्स टू 0 दैट इज जीरो सोल्यूशन। मतलब ये तरीके से, एक तरीके से ये मेरा क्या ही बन जाएगा, होमोजेनस ही बन जाएगा कि अगर सारे मेरे बीटाइज ही 0 हो गए तो एक तरीके से ये मेरा होमोजेनस बन जाएगा। और होमोजेनस में जब डी लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू 0 था क्या मिल रहा था, यूनिक सोल्यूशन, और वो भी जीरो सोल्यूशन। नेक्स्ट है कि इफ एनी बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन नॉन जीरो सोल्यूशन। ठीक है, अब है यहाँ पर कि अगर आपका डी लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 है तो यहां से भी आपके दो चीजें मिलेंगी, क्या कि एक तो आपको नो सोल्यूशन एंड सेकेंड वन इज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है कि अगर नॉन, देखो मैंने ये आपको नॉन होमोजेनस के लिए इसलिए बताया क्योंकि नॉन होमोजेनस से हम एक जनरल फॉर्म ले सकते थे कि अगर आपका fx इक्वल्स टू 0 है, fx इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से अगर नॉन होमोजेनस है तो क्या होगा, डी लैम्डा, दो केस बन सकते हैं, डी लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू 0 और डी लैम्डा इज इक्वल्स टू 0।
डी लैम्डा नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा तो यूनिक सोल्यूशन होगा, पर कब जीरो होगा, कब जीरो सोल्यूशन होगा, कब नॉन जीरो सोल्यूशन होगा। देखो अगर ऑल बीटा इज जीरो हो गए तो एक तरीके से होमोजेनस बन जाएगा, तो वहां पे मेरा क्या मिल रहा था, जीरो सोल्यूशन। अगर बीटा इज में से कुछ जीरो नहीं है तो मेरा क्या बन रहा है, नॉन जीरो सोल्यूशन बन रहा है। ओके और डी लैम्डा इज इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पर नो सोल्यूशन भी और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ओके तो हमने एक बार इसको लिखा भी है, देख लो आप। देखो अब उसके बाद जो हमने लास्ट में सी आई सब किया था उसके बाद क्या होगा कि व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, जब मेरा एफ एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो मेरी क्या होगी, ये होमोजेनस इंटीग्रल इक्वेशन होगी। तो ऑल बीटा इज आर जीरो, सब बीटा इज जीरो होंगे। तो फर्स्ट कि अगर आपका लेमडा इज नॉट इक्वल टू जीरो है, द ओनली सोल्यूशन ऑफ टू इज द ट्रिवियल सोल्यूशन, सिर्फ मेरा ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा। दैट इज वाई एक्स इज इक्वल टू जीरो इज द ट्रिवियल सोल्यूशन। ओके नेक्स्ट है कि हमारा डेल्टा इज इक्वल टू जीरो हो गया तो क्या होगा, एटलीस्ट वन ऑफ द सी केस कैन बी असाइंड एनी वैल्यू एंड द रिमेनिंग सी केस कैन बी फाउंड अकॉर्डिंगली, देन टू गिव्स इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है तो जो यहाँ से लेमडा की वैल्यू मिलेगी वो आपका क्या होगा, आइगन वैल्यूज होंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन आएगा वो आपका क्या होगा, आइगन फंक्शन होगा। ठीक है तो सोल्यूशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज आर्बिट्रेरी मल्टीपल ऑफ आइगन फंक्शंस। ठीक है तो यही सब मैंने आपको उस डायग्राम के थ्रू बताया है कि अगर आपका डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा। ये केस है जब हमारा इक्वेशन जो है वो होमोजेनस है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी नॉन होमोजेनस इक्वेशन है, यहाँ पर मेरा नॉन होमोजेनस इक्वेशन है तो क्या होगा। नॉन होमोजेनस इक्वेशन है तो जो ये कंडीशन थी जिसको मैंने बीटा के लेट किया था वो मेरा जीरो हो जाएगा, सो दैट बीटा एम इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से मेरे दो कंडीशन कि अगर मेरा डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो है, द ओनली सोल्यूशन ऑफ टू इज द ट्रिवियल सोल्यूशन C1, C2, C3, Cm equals to 0. Then Yx equals to Fx is the trivial solution of 1. ठीक है नेक्स्ट है कि अगर आपका डेल्टा इज इक्वल्स टू जीरो है, देन एटलीस्ट वन ऑफ द सी केस कैन बी असाइंड एनी वैल्यू एंड द रिमेनिंग सी केस कैन बी फाउंड अकॉर्डिंगली, देन टू। ठीक है यहाँ पर भी जो हमारी नॉन होमोजेनस है उसमें क्या कर दिया इन्होंने, नॉन होमोजेनस के दो केस बना दिए हैं कि या तो मेरे सारे बीटाइज जीरो हो जाएंगे और सारे बीटाइज कुछ बीटाइज उसमें से नॉन जीरो होंगे। तो यहाँ पर है कि जब मेरा ये बीटा जो मैंने के कंसिडर किया था कि वो सारे जीरो हो जाएं तो मेरे यहाँ से दो कंडीशन आ रही हैं। फिर इन्होंने बोला कि जब मेरा कुछ बीटाइज नॉन जीरो होंगे तो क्या होगा। तो यहाँ से अगर सारे बीटा इक्वल टू जीरो हो जाएंगे तो लेमडा इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब हमारा ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। और अगर आपका डेल्टा इज इक्वल टू जीरो होगा तब एटलीस्ट वन ऑफ द सी केस कैन बी असाइंड एनी वैल्यू, रिमेनिंग सी केस कैन बी फाउंड अकॉर्डिंगली, देन टू गिव्स इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है नेक्स्ट है कि अगर एटलीस्ट वन ऑफ द बीटा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो तो क्या होगा, सेम प्रोसीजर कि अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो देन इट गिव्स अ यूनिक सोल्यूशन ऑफ द कांस्टेंट सी, गिव्स अ यूनिक सोल्यूशन ऑफ द कांस्टेंट सी, हेंस देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन ऑफ 1। और अगर डेल्टा इज इक्वल्स टू जीरो होगा तो द इक्वेशन थर्ड विल बी इनकंसिस्टेंट, ईदर देयर इज नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन ऑफ 1 एग्जिस्ट। ठीक है तो आप ये सब देख लीजिए या फिर जो मैंने आपको छोटा डायग्राम बताया है डायग्राम के थ्रू कर लीजिए। ठीक है दोनों में सेम ही बात है कि अगर आपकी इक्वेशन होमोजेनस है तो आपके दो कंडीशन है कि या तो डी लैम्डा इज इक्वल्स टू जीरो हो सकता है, डी लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। डी लैम्डा नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा तो कैसा सोल्यूशन मिलेगा आपको, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा और वी कैन से जीरो सोल्यूशन मिलेगा। ये होमोजेनस की बात कर रहे हैं। और अगर आपका डी लैम्डा इज इक्वल्स टू जीरो है तो आपका इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेगा होमोजेनस के केस। देन नॉन होमोजेनस के केस में देखते हैं तो हमारे वहां पर भी दो केसेस है कि डी लैम्डा इज इक्वल्स टू जीरो और डी लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। जब हमारा डी लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है उसके बाद हमारे दो केसेस वहां पर भी बन रहे हैं कि अगर मेरा सारे बीटाइज जीरो हो जाते हैं और सारे बीटाइज नहीं जीरो होते हैं तो क्या क्या होगा। तो देखो सारे बीटाइज जीरो हो जाते हैं तो फिर मेरा वहां से क्या मिल रहा है, जीरो सोल्यूशन मिल रहा है। और कुछ बीटाइज रह जाते हैं तो मेरा वहां से नॉन जीरो सोल्यूशन मिल रहा है। सेकेंड केस में कि अगर आपका डी लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो क्या होगा,
तो हमारे दो केस हैं, नो सोल्यूशन और इनफाइनेटली मिनी सोल्यूशन। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, इसे क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से लेंदी होते हैं, इसमें आपका थोड़ा टाइम लगता है इन क्वेश्चंस में और पेशेंस भी चाहिए होता है, पर आप देखना ऐसे क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं और कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था, आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो मैं दिखाती हूँ इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे ये मुझे इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है, क्या है, y(x) इज इक्वल्स टू लैम्डा 0 से पाई साइन x प्लस जाई y जाई टी जाई। ठीक है, ये जाई हमें कुछ जैसे क्वेश्चन पेपर में जो था ये जाई दिया हुआ था, जाई से हमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है, हम इसको टी में चेंज कर लेते हैं। y(x) इज इक्वल्स टू लैम्डा 0 से पाई साइन x प्लस टी वाई टी डी टी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या हमने अभी देखा था कि ये हमारा डीजेनरेट कर्नल हो रहा था। ठीक है, तो ये हम कैसे इसको अलग कर सकते हैं, देखो y(x) इज इक्वल्स टू लैम्डा 0 से पाई गया साइन x प्लस टी का फॉर्मूला लगाना है, साइन a प्लस b का, दैट इज साइन x cos t प्लस cos x sin t एंड वाई टी डी टी। ठीक है, अब हमने क्या करना था कि हमें साइन x को बाहर ले जाना था इंटीग्रेशन से, तो देखते हैं क्या बनेगा। y(x) इज इक्वल्स टू लैम्डा cos t इंटीग्रेशन 0 से पाई, सॉरी साइन x को ले जाना है ना बाहर, साइन x cos t वाई टी डी टी प्लस लैम्डा, हमारा फिर से cos x बाहर आ जाएगा, x वाला चीज बाहर लेके जानी है हमें, x वाला फंक्शन, cos x 0 से पाई साइन टी वाई टी डी। ओके, नाउ अब फिर हमने क्या किया था कि जो ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट था उसको C1 कंसिडर कर लिया था, और जो सेकंड मतलब CK कंसिडर किया था ना, जितने भी इंटीग्रेशन वाले पार्ट थे, तो यहाँ पर दो है तो मैं C1 इसको कंसिडर कर लेती हूँ, C2 इसको, तो यहाँ से मेरी जो इक्वेशन बन जाएगी, दिस विल बिकम y(x) इज इक्वल्स टू लैम्डा साइन x C1 प्लस लैम्डा cos x C2, ये बन जाएगी। अब मैं C1 को सॉल्व करने जाती हूँ। C1 इज इक्वल्स टू कितना है, 0 से पाई cos t वाई टी डी टी, तो जो मेरा ये वाई टी था मैं इसको किसके रिस्पेक्ट में लिखती हूँ, इसके में, मतलब x की जगह यहाँ पर t पुट कर देती हूँ, क्या बनेगा मेरा 0 से पाई cos t लैम्डा साइन t C1 प्लस लैम्डा cos t C2 वाई टी डी टी, सॉरी वाई टी तो हम पुट कर ही चुके हैं। ठीक है, यहाँ से हमने बस क्या किया, cos t रखा, वाई टी मैंने ये लैम्डा साइन टी C1 प्लस लैम्डा cos t C2 dt। अब बस इसे क्या करना है, C1 और C2 को सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है। फिर C1 और C2 को सॉल्व करने के बाद जो यहाँ से इक्वेशंस आएंगी, तो C1 C2 के जो कोफिशिएंट्स आएंगे उनसे हमारा एक d लैम्डा करके बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ द C1 C2 करके, तो वो बस इक्वल्स टू 0 है तो क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 है तो क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये इक्वेशन, पर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये कैलकुलेशन भी डिफिकल्ट नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो तो आप क्या प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप वहां पर कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनट्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, ये है कि आपका 2 मिनट इस क्वेश्चन में लगेगा ही लगेगा, ऐसा नहीं है सेकंड्स वाला क्वेश्चन नहीं है, पर उन 2 मिनट में आप अपना क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो श्योर कर रहे हो ना एकदम, क्योंकि यहाँ पर आपका एकदम पर्टिकुलर आंसर आएगा। जैसे प्योर होता है, प्योर में आपको चारों के लिए कोई कॉन्ट्राडिक्शन एग्जाम्पल ढूंढना होता है, या फिर आपको कोई एग्जाम्पल सेटिस्फाई कराना होता है। यहाँ पर क्या आपको सॉल्व करना है, आंसर आएगा, बस टिक करके आप बिल्कुल पक्के कर रहे हो वहां से मार्क्स। ओके, तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना बनेगा, देखो इधर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और 2 से डिवाइड, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड।
ठीक है, ये सॉरी यहाँ पर नहीं करते हैं हम, अभी पहले एक पार्ट लिख लेते हैं उसके बाद करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा cos t हुआ, तो ये कितना बनेगा, लेमडा c1 cos t sin t प्लस लेमडा cos स्क्वायर t c2। ठीक है, तो यहाँ से ये मेरा कितना बन जाएगा, ये लेमडा c1 बाहर गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, cos t sin t dt प्लस यहाँ से लेमडा c2 आया बाहर, यहाँ से भी 2 cos स्क्वायर t, 2 से बाहर डिवाइड कर दिया dt। बस अब आपको क्या करने हैं, यहाँ के फॉर्मूले लगाने हैं। फॉर्मूला तो आपको याद ही होंगे, क्या होगा, लेमडा c1, यहाँ से 2 बाहर आ गया, दिस विल बिकम साइन ऑफ 2t प्लस लेमडा c2 बाई 2 इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1 प्लस कॉस ऑफ 2t। ठीक है, अब हमारा जो लिमिट्स थी वो क्या थी, 0 से पाई, ये आप लिख लेना, मैं नहीं लिख रही हूँ, 0 से पाई। यहाँ से क्या बनेगा, लेमडा c1 बाई 2 साइन 2t का हमारा इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस ऑफ 2t 0 से पाई प्लस लेमडा c2 बाई 2, इसका करेंगे 1 का इंटीग्रेशन दैट इज t प्लस यहाँ पर बाई 2 भी आएगा, कॉस 2t का इंटीग्रेशन दैट इज साइन ऑफ 2t बाई 2 एंड 0 से पाई। ठीक है, तो यहाँ से ये मेरा c1 इज इक्वल्स टू, ये कितना बनेगा, दिस विल बिकम 0। यहाँ से कितना बनेगा, लेमडा c2 बाई 2 पाई, इसमें मैं 2 पाई करती हूँ तो मेरा 0 बन जाएगा, तो यहाँ से आ रहा है आपका c1 माइनस लेमडा c2 बाई 2 पाई इज इक्वल्स टू 0। तो आपकी यहाँ से ये एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, कि c1 माइनस लेमडा c2 पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही आपको अब क्या सॉल्व करना है, ऐसे ही आपको ये c2 सॉल्व करना है। ठीक है, c2 मेरा यहां से क्या होगा, साइन टी वाई टी, c2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन टी वाई टी डी टी। अब हमें वाई टी लिखना है, तो वाई टी विल बिकम, जितना मैंने वो वाई एक्स निकाला था, क्या बनेगा वो देखते हैं, लेमडा साइन टी c1 लेमडा साइन टी c1 प्लस लेमडा कॉस टी c2, लेमडा कॉस टी c2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, जैसे हमने पहले वाला स्टेप किया सेम बिल्कुल। लेमडा c1 को लिखा, देन साइन स्क्वायर टी प्लस लेमडा c2 एंड 0 से पाई साइन टी कॉस टी डी टी। ठीक है, यहाँ पे हमारा डी टी भी आ गया, देन 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड, सेम प्रोसीजर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं लेमडा c1 बाई 2 को कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरा यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा इसका 2 ऑफ साइन स्क्वायर टी का, वो कितना बनेगा, 1 माइनस कॉस ऑफ 2t। यहाँ से जो मेरा 2 साइन टी कॉस टी का क्या बनेगा, लेमडा c2 बाई 2 0 से पाई साइन ऑफ 2t dt। ठीक है, अब बस हमें इंटीग्रेशन करना है, तो करते हैं, लेमडा c1 बाई 2, ये हमारा t बन जाएगा, दिस विल बिकम साइन 2t बाई 2 0 से पाई। ठीक है, प्लस लेमडा c2 बाई 2, ये कितना बनेगा, माइनस कॉस 2t बाई 2 0 से पाई। तो बस आपको क्या करनी है, लिमिट पुट करनी है, ये हमारा c2 है, तो लेमडा c1 बाई 2 दिस विल बिकम पाई माइनस, यहाँ पाई डालेंगे तो ये दिस विल बिकम 0 प्लस लेमडा c2 बाई 2 कॉस 2 पाई कितना होता है हमारा, +1, तो यहाँ से आ गया 1 बाई 2 माइनस
ठीक है, और यहाँ पर हम 0 डालेंगे तो दिस विल बिकम -1। ठीक है, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, ये दिस विल बिकम 0। तो यहाँ से बस बनेगा आपका C2 इज इक्वल्स टू लेमडा पाई बाय 2C। तो ये जो हमारी सेकेंड इक्वेशन आई है, दिस विल बिकम लेमडा पाई बाय 2C1 माइनस C2 इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने आपको बताया था जब हम जनरल फॉर्म कर रहे थे कि जब आपकी ये दोनों इक्वेशंस आ जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी सी आइज के कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट है वो फाइंड करना है। तो वो देखो, फर्स्ट इक्वेशन हमारी सेकंड इक्वेशन ये है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, C1 माइनस लेमडा C2 पाई, C1 माइनस लेमडा पाई बाय 2 C2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। बस इसमें से क्या करना है, अब हमारा C1 के जो भी कोफिशिएंट्स हैं टी आइज के, तो उनका डी लेमडा निकालते हैं। डी लेमडा विल बिकम इज इक्वल्स टू लेमडा पाई बाय 2 माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस लेमडा पाई बाय 2। ठीक है, अब हमने देखा था यहाँ से जब होमोजेनस थी, ये होमोजेनस थी मेरी इक्वेशन, तो दो केस थे कि या तो डी लेमडा हमारा इक्वल्स टू 0 होगा या फिर मेरा डी लेमडा इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। जब मेरा नॉट इक्वल्स टू 0 था तो दिस इम्प्लाई यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर डी लेमडा इज नॉट इक्वल्स टू 0 लेती हूँ तो यहाँ से मेरा कितना बनेगा, माइनस लेमडा स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4 एंड माइनस दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बनेगा माइनस पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू -1। -1 से -1 कैंसिल, लेमडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 बाय पाई स्क्वायर। तो यहाँ से जो आपकी लेमडा की वैल्यू आई है, लेमडा इन नॉट इक्वल्स टू, लेमडा इज इक्वल्स टू +-2 बाय पाई, कि जब भी मेरा लेमडा इज नॉट इक्वल्स टू +-2 बाय पाई होगा, इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, कि लेमडा जब नॉट इक्वल्स टू +-2 पाई होगा तो इक्वेशन का क्या मिलेगा, मुझे यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ओके, और अब बात करते हैं कि अगर आपका y इज इक्वल्स टू लेमडा इज इक्वल्स टू 2 बाई पाई होता है तो आपकी इक्वेशन क्या मिलती है, लेमडा इज इक्वल्स टू -2 बाई पाई होता है तो आपकी इक्वेशन क्या मिलती है। तो यहाँ से जो हमारे इक्वेशंस आई थी, क्या आई थी, दो इक्वेशन C1 C2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, लेमडा पाई बाई 2 C1 लेमडा पाई बाय 2 C1 माइनस C2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 2 बाई पाई है, इसमें यहाँ पर लेमडा की वैल्यू डालती हूँ तो क्या बनेगा, ये मेरा 2 बाई पाई बाय 2 C1 माइनस C2 इज इक्वल्स टू 0। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, C1 इज इक्वल्स टू C2। यहाँ से आपका C1 इक्वल्स टू C2 आ गया। तो जो आपको स्टार्टिंग में आपने C1 C2 कंसिडर किया था वो आपका इक्वल आ गए। ये देखो ना आप, यहाँ से आपको क्या फाइंड कर, यहाँ से आपको लेमडा मिल गया, C1 और C2 के बारे में पता चल गया, तो आपको yx मिल गया ना। तो यहाँ से आपका जो yx बनेगा, दिस विल बिकम लेमडा C1 cos x प्लस C2 sin x। तो यहाँ पर भी मैं C1 लिख देती हूँ, तो दिस विल बिकम लेमडा ऑफ C1 cos x प्लस sin x। ठीक है, और ये लेमडा की वैल्यू मेरी क्या है, 2 बाई पाई है, और C1 भी सम कांस्टेंट है तो इसको मैं कंसिडर कर लेती हूँ a, सम कांस्टेंट a एंड cos x प्लस sin x। तो जब मेरा लेमडा इज इक्वल्स टू 2 बाई पाई है तो मेरी जो इक्वेशन बन रही है वो मेरी क्या बन रही है, yx इज इक्वल्स टू a cos x प्लस sin x बन रही है। अब बात है कि अगर आपका लेमडा इज इक्वल्स टू -2 बाई पाई है
लेमडा इज इक्वल्स टू -2/पाई है, और आपको इक्वेशन दी गई है लेमडा पाई बाई टू, लेमडा पाई बाई टू C1 माइनस C2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें C1 और C2 की कंडीशंस निकालनी है। ठीक है, ये कब कर रहे हैं हम, कि जब आपका डी लेमडा इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तब तो आपके कैसे थे कि इनफाइनेटली सोल्यूशन थे होमोजेनस के, क्योंकि ए की वैल्यू आप कुछ भी चेंज करते रहो तो आपके इनफाइनेटली में ये सोल्यूशंस ही आएंगे। तो देखो, अगर आपका लेमडा इज नॉट इक्वल्स टू 2 बाई प्लस माइनस 2 बाई पाई है तो मेरा इंटीग्रल इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। पर अगर आपका जो लेमडा है वो इक्वल्स टू 2 बाई पाई है तो आपका ये आ रही है सोल्यूशन। और अगर लेमडा इज इक्वल्स टू -2 बाई पाई है तो आपका देखो क्या आएगा, यहाँ से मैं पाई की लेमडा की वैल्यू रखती हूँ, दैट इज -2 बाई पाई इंटू पाई बाई टू C1 माइनस C2 इज इक्वल्स टू 0। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दिस विल बिकम C1 इज इक्वल्स टू -C2। ठीक है, तो अभी आप ऊपर देखो, हमारा जो यहाँ से वैल्यू ये आया था, ठीक है, तो इसमें जो ये C1 और C2 है, ठीक है, ये C1 C2 को मुझे क्या रखना होगा, C1 की जगह या तो -C2 रखो या C2 की जगह -C1 रखो। तो रखते हैं, yx इज इक्वल्स टू लेमडा C1 साइन एक्स प्लस C2 कॉस एक्स। तो यहाँ से लेमडा C1 साइन एक्स रखा माइनस C1 कॉस एक्स। तो यहाँ लेमडा C1 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये भी मेरा एक कांस्टेंट बनेगा, तो दिस विल बिकम, इसको हम b मान लेते हैं, b साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, दिस इज yx। ठीक है, तो यहाँ ये कब आया, व्हेन लेमडा इज इक्वल्स टू कितना, -2 बाई पाई। और जो ऊपर वाला आया आपका, ये कब आया, व्हेन लेमडा इज इक्वल्स टू 2 बाई पाई। तो बस अब आप आंसर्स देख लीजिए कि आंसर्स क्या होंगे हमारे। यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर लेमडा मेरा इक्वल्स टू 2 बाई पाई है तो yx इज इक्वल्स टू a साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जब 2 बाई पाई था तो मेरा क्या आ रहा था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ पर है लेमडा इज इक्वल्स टू -2 बाई पाई है तो yx मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पे प्लस, नो, क्योंकि जब माइनस है तो यहाँ पर बीच में भी माइनस आ रहा है। नेक्स्ट है कि अगर लेमडा आपका -2 बाई पाई है तो yx कितना बन रहा है, बीच में माइनस, दिस इज करेक्ट। तो थर्ड विल बी योर आंसर, फोर्थ विल बी योर आंसर। क्यों, लेमडा इक्वल्स टू 2 बाई पाई है तो मेरा सोल्यूशन कितना आ रहा था, a साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, तो इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया कि अगर होमोजेनस है तो बस आपको क्या करना है, C1 और C2 को सॉल्व करो, उससे फिर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है डी लेमडा, बस फिर डी लेमडा इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है तो वहां पर मुझको इनफाइनाइटली मिनिमम सोल्यूशन मिलेगा, नॉट इक्वल्स टू 0 है तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। अब जब मेरा डी लेमडा इक्वल्स टू 0 आ गया तो मेरी वहां से लेमडा की वैल्यूज आ गई, फिर लेमडा की वैल्यूज मैंने कहाँ रखी, उन कंडीशंस में जो मेरी C1 और C2 की कंडीशंस आई थी। ठीक है, जिससे कि मेरा C1 और C2 वहां से निकल कर आ जाए कुछ, फिर हमने उसको पुट कर दिया जो इनिशियल हमने yx कंसिडर किया हुआ था, तो आपका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए है, मस्ट है यार, थोड़ी प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी ये स्टेप्स याद रखने के लिए कि क्या क्या हमें इन क्वेश्चंस में करना है। पर एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप श्योर, मैं बोल रही हूँ, श्योरिटी से बोल रही हूँ एकदम, कि आप एग्जाम में अप्लाइड इक्वेशन ज्यादा अटेम्प्ट करोगे। क्यों, क्योंकि जब हम प्योर इक्वेशंस करते हैं ना और क्वेश्चंस नहीं हो रहे होते हैं तो हमें बहुत इरिटेशन होती है। पर अगर आप अप्लाइड इक्वेशंस देखोगे ना तो अप्लाइड इक्वेशंस आपसे होंगे ही होंगे अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो। ठीक है, तो रियल एनालिसिस है, रियल एनालिसिस से कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, पर उसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो थोड़े से ट्रिकी आते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा रहता है कि वो सॉल्व कभी हो भी जाते हैं, नहीं भी होते हैं, पर अप्लाइड के केस में ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपसे श्योरिटी से सॉल्व होंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा होमोजेनस का था, नेक्स्ट करते हैं हम नॉन होमोजेनस पर। नॉन होमोजेनस पर करते हैं। यहाँ पर क्या इक्वेशन दी हुई है, yx इज इक्वल्स टू 1 प्लस लेमडा 0 से पाई बाई 2 कॉस x माइनस टी वाई टी डी टी। ठीक है, यहां से हमें ये दिया हुआ है,
नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं और वाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लेमडा 0 से हमारा पाई बाई 2 कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स कॉस टी प्लस साइन एक्स साइन टी एंड वाई टी डी टी। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, C1 और C2 यहां से निकालने होंगे। तो वाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लेमडा कॉस एक्स में बाहर ले आई 0 से पाई बाई 2 कॉस टी वाई टी डी टी हो गया प्लस लेमडा साइन एक्स इंटीग्रेशन 0 से कितना पाई बाई 2 साइन टी वाई टी डी टी। ठीक है, तो यहां से मैं कंसिडर करती हूं, इसको कंसिडर कर लेते हैं हम C1, इसको कंसिडर कर लेते हैं हम C2। ठीक है, तो यहां से आपको कितना बनेगा, वाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लेमडा कॉस एक्स C1 प्लस लेमडा साइन एक्स। और जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस करेंगे ना एग्जाम में, तो ट्राई करना कि जब आपको शीट मिले ना तो उसमें आप स्टार्टिंग से क्वेश्चन स्टार्ट करो, एकदम पेपर के ऊपर से स्टार्ट करो, क्योंकि आपको फिर बार बार पीछे जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे टाइम बहुत वेस्ट होता है। ओके, तो यहाँ से बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लेमडा कॉस एक्स C1 प्लस लेमडा साइन एक्स C2 आया। अब हम निकालते हैं अपना C1 कितना बनेगा, देखो 0 से y बाई पाई बाई 2 कॉस टी वाई टी डी टी। तो यहाँ से वाई टी की वैल्यू डालते हैं, दिस विल बिकम 0 से हमारा पाई बाई 2 कॉस टी वाई टी कितना है 1 प्लस लेमडा कॉस टी C1 प्लस लेमडा साइन टी 2D। ठीक है, तो यहाँ से और सॉल्व करते हैं, 0 से हमारा पाई बाई 2 गया कॉस टी प्लस लेमडा C1 कॉस स्क्वायर टी प्लस लेमडा कॉस टी साइन टी C2 dt। ठीक है, अब हम इसको और करते हैं, 0 से हमारा पाई बाई 2 कॉस टी डी टी प्लस लेमडा C1, 0 से हमारा पाई बाई 2 गया कॉस स्क्वायर टी प्लस लेमडा C2, 0 से पाई बाई 2 गया कॉस टी साइन टी डी। ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व करना, ये हमारा बनेगा C1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस लेमडा बाई 4 C1 पाई प्लस लेमडा बाई 2 C2। इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं ना, कुछ नहीं करना, जैसे हमने प्रीवियस किया था कि कॉस टी का इंटीग्रेशन करना है, फिर उसमें लिमिट्स डालनी है, फिर इसका करना है, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, दिस विल बिकम 2 कॉस स्क्वायर टी कितना होता है हमारा 1 प्लस कॉस 2t होता है, फिर उसका हमारे इंटीग्रेशन करना है, देन लिमिट्स पुट करनी है। सेम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, देन हमारा ये कितना बन जाएगा साइन 2t का इंटीग्रेशन और फिर उसके बाद लिमिट्स पुट। तो हमारा जो एंड में बनेगा वो है हमारा ये बनेगा कि C1 इज इक्वल टू 1 प्लस लेमडा बाई 4 C1 पाई प्लस लेमडा बाई 2 C2। तो यहाँ से हम इसको और इसको कॉमन करते हैं, C1 1 माइनस लेमडा बाई 4 पाई माइनस लेमडा बाई 2 C2 इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई। ठीक है, अब हमें सॉल्व कर इसको करना होगा, C2 को सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमको C2 देखो क्या है हमारा, C2 है साइन टी वाई टी। हमारा C2 है 0 से कितना जा रहा है पाई बाई 2 साइन टी वाई टी डी टी। तो ये हमारा 0 से पाई बाई 2 साइन टी वाई टी को फिर से हमें लिखना पड़ेगा, कितना बन रहा है वाई टी बन रहा है 1 प्लस लेमडा कॉस टी C1, 1 प्लस लेमडा कॉस टी C1 प्लस लेमडा साइन टी C2। ठीक है, यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसा बनेगा हमारा 0 से पाई बाई 2 साइन टी प्लस लेमडा C1 साइन टी
cos t प्लस लेमडा c2 साइन स्क्वायर t dt। ठीक है, जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हमारा बनेगा माइनस लेमडा बाई 2 c1 प्लस 1 माइनस लेमडा बाई 4 पाई c2 इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी जो सेकेंड इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट दिस। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये बस आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, थोड़ा काम आप भी करो। ठीक है, इसमें बस क्या है, साइन टी का इंटीग्रेशन करना है, फिर उसकी लिमिट्स डालनी है। ऐसे ही आगे देखो, जो ये साइन टी और कॉस टी वाले क्वेश्चंस है ना, उनमें सेम प्रोसीजर चलेगा। एक दो चीजें तो आपको स्टेप्स याद भी हो जाएंगे जब आप क्वेश्चंस करोगे। ओके, तो यहाँ से हमारी दो इक्वेशन आ गई। तो आप बस मुझको क्या देखना है कि कब मेरा इक्वल्स टू 0 होगा यहाँ पर CIC कोएफिशिएंट्स, तो मेरा क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। और नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन। तो पहले हम डी लैम्डा को नॉट इक्वल्स टू 0 डालते हैं। डी लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाई यूनिक सोल्यूशन। तो हम डी लैम्डा निकालते हैं। डी लैम्डा क्या बनेगा हमारा, डी लैम्डा बनेगा 1 माइनस लैम्डा बाई 4 पाई देन माइनस लैम्डा बाई 2। यहाँ से मेरा माइनस लैम्डा बाई 2 एंड 1 माइनस लैम्डा बाई 4 पाई, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम वैल्यूज निकालते हैं किसकी, लैम्डा की, कि कब मेरी लैम्डा की जो वैल्यूज आएंगी नॉट इक्वल्स टू दिस होंगे तो मेरा यूनिक सोल्यूशन होगा। और अगर इक्वल्स टू दिस होंगे तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा कि नो सोल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। ओके, तो यहाँ से हम करते हैं तो कितना बनेगा, 1 माइनस लैम्डा बाई 4 पाई का पाई का होल स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा बन जाएगा 1 माइनस लेमडा बाई 4 पाई नॉट इक्वल्स टू लेमडा स्क्वायर बाय 4। तो स्क्वायर से हटाती हूँ तो मेरा यहाँ से बनेगा 1 माइनस लेमडा बाय 4 पाई इज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस लेमडा बाय 2। ठीक है, तो एक केस होगा कि यहाँ पे मैं लेमडा बाय 2 लूँ, एक केस होगा कि यहाँ से मैं माइनस लेमडा बाय 2 लूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 1 माइनस लेमडा बाय 4 पाई इज इक्वल्स टू लेमडा बाय 2 लेती हूँ तो मेरा क्या बनता है, 1 इज इक्वल्स टू लेमडा बाय 2 प्लस लेमडा बाय 4 पाई। तो यहाँ से आपका बनेगा 4 को हमने वो ले लिया LCM, दिस विल बिकम पाई, लेमडा कॉमन ले लिया 2 प्लस पाई। तो यहाँ से जो आपकी लेमडा की वैल्यू आ जाएगी दिस विल बिकम 4 बाय 2 प्लस पाई। ठीक है, और एक ये है कि अगर मैं यहाँ से 1 माइनस लेमडा पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा बाई 2 लेती हूँ तो दिस विल बिकम, यहाँ से मेरी लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी, 4 बाय 2 माइनस। तो यहाँ से आपके ये दोनों इक्वल। ठीक है, पर हमारा जो नॉट इक्वल्स टू 0 चल रहा था कि जब मेरा ये नॉट इक्वल्स टू होगा, लेमडा इज नॉट इक्वल्स टू 4 बाय 2 प्लस पाई और लेमडा इज नॉट इक्वल्स टू 4 बाय 2 माइनस पाई, then the equation has when lambda is not equals to minus 4 by 2 minus pi and lambda is not equals to 4 by 2 plus pi, then equation has unique solution। ठीक है, कि जब भी मेरा lambda is not equals to 4 by 2 minus pi, क्योंकि हमने d lambda निकाला, डी लैम्डा जब मेरा नॉट इक्वल्स टू 0 था तभी तो मुझे यूनिक सोल्यूशन मिल रहा था ना। तो मेरा यहाँ से लैम्डा जो मेरा आया जब वो नॉट इक्वल्स टू दीज वैल्यूज होगा तो मुझे यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा कि व्हेन लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू 4 बाय 2 माइनस पाई, व्हेन लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू 4 बाय 2 प्लस पाई, देन इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। अब हमें फाइंड करना है कि व्हेन डी लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 तो मुझे यहाँ से लैम्डा मिलेगा एक 4 बाय 2 प्लस पाई, एक मिलेगा लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 बाय 2 माइनस पाई। तो इन दोनों के लिए देखना है कि इक्वेशन एग्जिस्ट कर रहा है या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तो आपका यहाँ से मिलेगा
पाई माइनस, ठीक है, कि लेमडा इज नॉट इक्वल्स टू 4/π-2 एंड लेमडा इज नॉट इक्वल्स टू 4/2+π, देन इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। ये हो गया। नेक्स्ट है कि अगर मेरा यहां से लेमडा को मैं फर्स्ट केस कि लेमडा मेरा इज इक्वल्स टू 4/2+π होता है, तो मेरा इक्वेशन का सोल्यूशन कैसा होगा। तो हमने क्या किया था, जब हमारा लेमडा इज इक्वल्स टू दिस आया था, उसको हमें क्या करना है, जो दोनों इक्वेशंस है उनमें पुट करके देखना है कि वो सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से जो मेरा मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखती हूँ। तो मेरा पहले लिख लेते हैं हम, पहले हम लिखते हैं कि हमारा इक्वेशंस क्या थी, दोनों इक्वेशंस हमारी ये लिखते हैं ना, 1 माइनस लेमडा π/4 एंड माइनस, यहां से लिखते हैं दिस इज इक्वल्स टू कितना है ये, 1 माइनस लेमडा π/4 C1 माइनस लेमडा/2 C2 इज इक्वल्स टू 1। दूसरी थी माइनस π/2 C1 प्लस 1 माइनस लेमडा π/4 C2 इज इक्वल्स टू 1। अब अगर मैं इसमें ये इक्वेशन पुट करने जाऊंगी तो बहुत बड़ा क्वेश्चन पड़ेगा, तो हम इसको सॉल्व करते हैं बाय मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स तो आपने पढ़ी है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पढ़ा है। देखो हम अप्लाइड में भी लीनियर अलजेब्रा लगा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं 1 माइनस लेमडा π/4 माइनस लेमडा/2 माइनस लेमडा/2 1 माइनस लेमडा π/4, यहाँ से C1 C2 इज इक्वल्स टू 1 एंड 1। अब आपको पता होगा कि व्हेन हमारी Ax इक्वल्स टू b होती है तो कब उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और कब नहीं करता है। तो उसमें से हम क्या निकालते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालते हैं। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो इसकी यहाँ पे बनेगी, यहाँ से पहले मैं लेमडा इज इक्वल्स टू लिखती हूँ। मेरा लेमडा यहाँ पर मैं क्या पुट कर रही हूँ, मैं यहाँ से लेमडा पुट कर रही हूँ 4/2+π। ठीक है, तो यहाँ से हम डालते हैं इसमें 1 माइनस 4/2+π π/4 माइनस 4/2+π2, यहाँ से हमारा कितना होगा, -4 2 प्लस इंटू 2, और यहाँ से ये हमारा सेम होगा 1 माइनस π/2+π। ठीक है, C1 C2 पहले हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं, देन हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हुआ, दिस विल बिकम, ये हमारा कितना बनेगा 2 + π माइनस π/2+π। ये मेरा कितना बनेगा -2/2+π। ये मेरा बनेगा -2/2+π, और यहाँ से मेरा ये कितना बन जाएगा, यहाँ से मेरा सेम 2/। तो अगर मैं यहाँ से इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखती हूँ तो आप देखो क्या बनेगा मेरा, -2/2+π माइनस 2/2+π माइनस 2/2+π 2/2+π एंड 1 1। ठीक है, अब अगर यहाँ से मैं इसमें रो ऑपरेशन लगा देती हूँ R2 से R2 माइनस R1, तो दिस विल बिकम, ये मेरा क्या बन जाएगा, R2 + R1 लगाती हूँ तो ये मेरा 2/2+π है माइनस 2/2+π है, ये मेरा 0 हो जाएगा, ये 0, ये 1 और ये 2। तो हमने देखा था कि जब मेरी 0 0 b वाली फॉर्म बनेगी तो हमारा क्या आ रहा था, नो सोल्यूशन आ रहा था। तो दिस इम्प्लाई कि यहाँ से मेरा नो सोल्यूशन आएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे हमारा यूनिक सोल्यूशन का भी पता चल गया, नो सोल्यूशन का भी पता चल गया, अभी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का भी पता चल जाएगा।
कि जब यहाँ से जो मेरा लेमडा है इज इक्वल टू 4/π+2 है, तो मेरा क्या आ रहा है, नो सोल्यूशन आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में 0 0 p की फॉर्म बन गई है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं किसके लिए, व्हेन, ठीक है, अब हम चेक करते हैं 4/π-2 के लिए। ठीक है, अभी ये जो हमने चेक किया था, ये चेक किया था 4/2 + π के लिए। दिस इम्प्लाई इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, इसमें यहां से नो सोल्यूशन आ गया है। ठीक है, अब पाई फाइंड करते हैं हम। व्हेन लेमडा इज इक्वल्स टू 4/π-2 है, तो हमारी यहां से जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, तो हमारा जो था ये था 1 माइनस लेमडा π/4 माइनस लेमडा बाई 2 माइनस लेमडा बाई 2 1 माइनस लेमडा π/4 1 1। ठीक है, यहां से आप वैल्यू पुट करो, क्या बनेगा देखते हैं। 1 माइनस 4/π-2 π/4 माइनस 2/π-2। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना बनेगा, सेम -2π-2, और यहाँ से भी मेरा कितना बनेगा, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, π-2 माइनस पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से भी हमारा -2 बाय कितना बनेगा, पाई माइनस। π-2 माइनस पाई बाय π-2 -2 बाय π-2। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से क्या ऑपरेशन लगाती हूँ, मैं R2 माइनस R1 लगाती हूँ, तो यहाँ से ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो मैं इस R2 माइनस R1 करती हूँ, तो ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, अब हमने देखा था कि इसकी जो मैट्रिक्स की रैंक है, रैंक A B और इक्वल्स टू रैंक A आ गई। दिस इम्प्लाई इट हैज इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन, क्योंकि यूनिक होता तो इनकी रैंक हमारी क्या होती, n के इक्वल होती, पर यहाँ पर ये हमारी एक रो 0 आ गई है। दिस इम्प्लाई इट हैज इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन, कि जब मेरा लेमडा इज इक्वल्स टू 4/π-2 है, देन मेरा इक्वेशन जो है, इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अब आपको ऑप्शंस देखो, अब आप देखो कि ऑप्शंस में आपको क्या दिया गया था। ऑप्शंस में आपको दिया गया है, यूनिक सोल्यूशन फॉर लेमडा इज नॉट इक्वल्स टू 4/π+2। दिस इज करेक्ट, क्योंकि हमारा जब लेमडा इज नॉट इक्वल्स टू 4/π+2 आया और π-2 आया। यूनिक सोल्यूशन तभी आया जब नॉट इक्वल्स टू था, तो ये भी करेक्ट और ये भी करेक्ट। देन है नो सोल्यूशन फॉर लेमडा इज इक्वल्स टू 4/π+2। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि सोल्यूशन नहीं आया है मेरा जब मेरा 4/π+2 था। ठीक है, और यहाँ बोल रहे हैं कि बट द कॉरेस्पॉन्डिंग होमोजेनस इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। दिस इज ट्रू। ठीक है, इनफैक्ट आप वहां पर जो मेरे सारे बीटाइज आए थे उनको 0 पुट करो, तो वहां से आपको C1 और C2 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से मेरा नो सोल्यूशन था। नेक्स्ट है फोर्थ, नो सोल्यूशन फॉर लेमडा इज इक्वल्स टू 4/π-2। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हमारा जब ऐसा है, लेमडा इज इक्वल्स टू 4/π-2 है, तो यहाँ से आपका कैसे सोल्यूशन आ रहा है, इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर करेक्ट होगा, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा। ओके, फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गया, क्योंकि लेमडा इज नॉट इक्वल्स टू 4/π+2 और लेमडा इज नॉट इक्वल्स टू 4/π-2। इन दोनों पे मेरा क्या मिल रहा था, मुझे यूनिक सोल्यूशन मिल रहा था। लेमडा इज इक्वल्स टू 4/π+2 पे मुझे क्या मिला, नो सोल्यूशन मिला, क्योंकि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक था दैट इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए। नेक्स्ट है, इसमें हमें इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन हुआ, तो ये मेरा रॉन्ग हो गया। तो देखो, आज की क्लास में हमने काफी बड़ी क्वेश्चंस किए हैं, सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हो पाए हैं,
पर आप देखो कि क्वेश्चंस है कितने इजी कि अगर आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा क्वेश्चंस का कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। देखो कुछ भी नहीं करना है, कर्नल जो भी हमारा डीजनरेट कर्नल दिया हुआ होगा उसको हमें करना है, फिर उसके बाद C1 C2 कंसिडर करना है, देन C1 C2 की वैल्यूज C1 C2 में एक रिलेशंस फाइंड करने हैं दो, फिर उनको सॉल्व करना है डी लैम्डा की। डी लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 0 है तो हमारा यूनिक सोल्यूशन डी लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 है तो हमारा इनफाइनेटली भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। ओके तो ये सिर्फ जो मेथड है आपका कहाँ लगेगा, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में लगेगा, और उसमें भी कहाँ लगेगा, जब हमारा जो कर्नल ऑफ टी दिया होगा वो सेपरेबल कर्नल होगा। आपको बस ये माइंड में रखना है, आप कोई क्वेश्चन देख रहे हो और उसमें सोच रहे हो कि इसमें क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, तो ये सिर्फ क्वेश्चन हमारा जब कर्नल ऑफ टी हमारा सेपरेबल होगा तभी अप्लाई होगा। ओके अदरवाइज या तो हम उसको रिजॉल्वेंट कर्नल से सॉल्व करेंगे या फिर उसको बाय डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे। तो आपके फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड आ गए, डिफरेंशिएशन, रिजॉल्वेंट कर्नल एंड थर्ड सेपरेबल कर्नल। ठीक है, वोल्ट्रा में हम क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहां पर जो हमारी लिमिट्स हैं वो एक वेरिएबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं इन पर, हमारी इंटीग्रल की इतनी ही थ्योरी थी, यही सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप ये भी करके जाते हो तो आप वहां पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी इससे रिलेटेड आए हुए हैं सब आपको कराएंगे। ओके सो थैंक यू सो मच।